बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। डियर फेलोस, आज हम जो एक अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 155C पुलिस ऑर्डर 2002। हमारी आज की डिस्कशन का मेन थ्रस्ट इस बात पे है कि क्या आर्टिकल 155C के तहत FIR लॉन्च हो सकती है या नहीं हो सकती, यानी ऑफेंस कमिटेड अंडर आर्टिकल 155C इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये काबिल दस्तअंदाजी है या नाकाबिल दस्तअंदाजी है। डियर फेलोस, इस हवाले से हम जो प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे फॉर योर कन्वीनियंस मैं वो आपके सामने पहले रख देता हूं और वो जजमेंट्स भी आपके सामने रीड आउट कर देता हूं, उनके रेफरेंसेस, ताकि आप जॉट डाउन करें और बवक्ते ज़रूरत आपके काम आ सकें। सबसे पहले हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे पुलिस ऑर्डर 2002 के, वो है आर्टिकल 153। फिर हम 155C को देखेंगे, फिर CRPC के सेक्शन 154 को देखेंगे और इसके बाद मैंने आपके लिए जो जजमेंट्स फॉर गाइडेंस फॉर माई सेल्फ एंड यूर सेल्फ जो मैंने सिलेक्ट की हैं वो है पहली जजमेंट 2008 PCRLJ पेज 1358 और दूसरी जजमेंट है 2010 YLR 2622। तीसरी जजमेंट है 2011 YLR पेज 294 और फोर्थ जजमेंट है 2012 YLR पेज 828। डियर फेलोस, अगर हम सबसे पहले आर्टिकल 153 को देख लें तो हमें काफ़ी चीज़ें आर्टिकल 155C के हवाले से इब्तदा में ही क्लियर हो जाएंगी। डियर फेलोस, आर्टिकल 153 पुलिस ऑर्डर 2002 मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। ये कॉग्निजेबिलिटी या नॉन कॉग्निजेबिलिटी के मुताल्लिक बात करता है। ये इस तरह शुरू होता है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, यानी कोड से मुराद यहाँ पे CRPC है। ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर आर्टिकल्स 148 to 152 शैल बी कॉग्निजेबल, यानी इस आर्टिकल के मुताबिक इस चीज से कता नजर कि कॉग्निजेबिलिटी के मुताल्लिक जो एक क्राइटेरियन, एक पैमाना CRPC के अंदर दिया गया है, उससे कता नजर होकर इस पुलिस ऑर्डर के जो आर्टिकल 148 से 152 तक हैं ये कॉग्निजेबल हैं, काबिल दस्तअंदाजी है, इन पर FIR लॉन्च हो सकती है। इनके अलावा किसी आर्टिकल पर FIR लॉन्च नहीं हो सकती। डियर फेलोज, जब हम आर्टिकल 155C को पढ़ते हैं तो उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है, अगर इसको इसके इब्तदाइये के साथ मिलाकर पढ़ा जाए कि एनी पुलिस ऑफिसर who is guilty of any willful breach or neglect of any provision of law or of any rule or regulation or any order which he is bound to observe or obey shall on conviction for every such offence be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine। Dear fellows, यहाँ पर एट द आउटसेट ये जो जिक्र किया गया आर्टिकल 153 के तहत के नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, ये क्यों कहा गया? इन द कोड के अंदर इसलिए कहा गया कि जो CRPC का शेड्यूल 2 है वो 511 सेक्शंस तो हमें बताता है कि ये कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं, लेकिन इसके एंड पर एक शेड्यूल का सेकंड पार्ट जो शुरू होता है वो हमें बताता है कि अगर कोई लॉ है और उसके अंदर ऑफेंसेस दिए गए हैं लेकिन कॉग्निजेबिलिटी का सेक्शन मिसिंग है तो फिर भी वी विल रिजॉर्ट टू शेड्यूल 2 ऑफ CRPC। हम उसके आखिरी पार्ट को देखेंगे और उसके अंदर ये बताया गया कि अगर
अगर उसकी सजा जो है वो 3 साल या उससे ज़्यादा है और उसके अंदर स्पेशली नहीं बताया गया उस स्पेशल लॉ के अंदर, तो ये कॉग्निजेबल कहलाएगा। यानी अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर ऑफेंस के मतलब कॉग्निजेबिलिटी या नॉन कॉग्निजेबिलिटी के मतलब सेक्शन मौजूद नहीं है, तो हम शेड्यूल 2 से देखेंगे। शेड्यूल 2 ये कहता है कि अगर किसी ऑफेंस की सजा 3 साल तक है या इससे कम है तो वो नॉन कॉग्निजेबल समझा जाएगा। तो क्योंकि इस पुलिस ऑर्डर के अंदर अपना कॉग्निजेबिलिटी का एक आर्टिकल मौजूद है, तो ये बीइंग स्पेशल लॉ और कॉग्निजेबिलिटी का आर्टिकल रखने की वजह से ये प्रीवेल ओवर करेगा ओवर द शेड्यूल 2 ऑफ द सीआरपीसी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि ये आर्टिकल 155 सी जो हमें बता रहा है, और इसके मतलब जब हम देखते हैं पुलिस के अंदर बहुत सारी एफआईआर डेली बेसिस पर 155 सी की अक्रॉस द पंजाब लॉन्च की जा रही हैं। और टू आर अटर सरप्राइज एंड चाग्रीन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऑर्डर जो हैं एक्स ऑफिशियो जस्टिस पीसी लर्नेड एक्स ऑफिशियो जस्टिस पीसी जो है वो भी डायरेक्शन पास करते हैं फॉर द लॉजिंग ऑफ एफआईआर अंडर आर्टिकल 155 सी। तो क्या ये किसी वक्त कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ कि इसमें कोई अमेंडमेंट आ गई हो और इसको कॉग्निजेबल बना दिया गया हो, या हम जो है वो मिसकंसीव कर रहे हैं, मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं और मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इस आर्टिकल को। ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की फाइंडिंग्स, डिक्टम्स और उनकी जजमेंट्स की रोशनी में हम देखने की कोशिश करेंगे। डियर फेलोज, 154 बड़ा सिंपल सेक्शन है सीआरपीसी का। लेमैन भी जानता है कि अगर कोई काबिल दस्तअज़ाज़ी ऑफेंस कमिट हुआ है और एसएचओ को आपने रिपोर्ट दी है, एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपको दैट ही विल रिड्यूस इनटू राइटिंग दैट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय यू रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसको जो है उस रजिस्टर में उतारेगा और एफआईआर लॉन्च करना उस पर लाजम है। दिस इज द ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट अंडर सीआरपीसी, ज़ाब्ता फौजदारी। लेकिन जब आर्टिकल 155 सी को हमने पढ़ा और आर्टिकल 153 को पढ़ा, तो कैटेगोरिकली हमारे सामने एक बात आई कि आर्टिकल 153 जो है ये जब ये कह रहा है कि 148 से 142 तक जो है वो सिर्फ कॉग्निजेबल हैं, इसके अलावा कोई सेक्शन आर्टिकल जो है वो कॉग्निजेबल नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम चंद उन जजमेंट्स को देखते हैं जिसमें 155 सी के एफआईआर लॉन्च हुई और उसके बाद उनको चैलेंज किया गया बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, और वहां पर इस आर्टिकल की कॉग्निजेबिलिटी और नॉन कॉग्निजेबल को इवेल्युएट किया गया और फिर उन एफआईआर को क्वैश किया गया। सबसे पहली एफआईआर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है 2012 YLR पेज 828। इसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कशन की। सबसे पहली जो डिस्कशन की उनने वो सर्टन जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं जिनकी बुनियाद पर एफआईआर क्वैश हो सकती है, पहले उन्होंने उनको मेंशन किया। उन्होंने कहा कि फॉलोइंग आर वैलिड ग्राउंड्स फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। पहला, ज्यूरिसडिक्शनल डिफेक्ट पेटेंट ऑन द रिकॉर्ड। दूसरा, पेटेंट वायलेशन ऑफ सम प्रोविजन ऑफ लॉ। थर्ड, एलिगेशंस कंटेन्ड इन द एफआईआर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। एंड फोर्थ, अटेम्प्ट टू इन्फोर्स सिविल लाइबिलिटी थ्रू मशीनरी ऑफ क्रिमिनल कोड। अब ये चार उन्होंने कहा कि फॉलोइंग आर वैलिड ग्राउंड फॉर क्वेश्चनिंग एफआईआर। ये चार उन्होंने कहा जी कि ये वैलिड ग्राउंड हैं। इनकी रोशनी में आगे फिर उन्होंने आर्टिकल 155 सी को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि अगर 155 सी को हम देखते हैं, जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि आर्टिकल 153 यही ऑनरेबल कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया यहाँ पर आर्टिकल 153। कहा कि 153 बड़ा कैटेगोरिकल है, अनइक्वावोकल टर्म्स में ये हमें बता रहा है कि 148 और 150 से 152 तक कॉग्निजेबल है, इसके अलावा कॉग्निजेबल आर्टिकल नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब एक इसकी ग्राउंड एक्वेशमेंट की कि पेटेंट वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ दी गई है और उसके अंदर एक खास तरीकाकार दिया गया है किसी काम को करने का, तो आगे उन्होंने कहा कि इट इज सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट व्हेन लॉ रिक्वायर्स अ थिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर
it should be done in that manner or not at all. जब ये बता दिया गया कि एक सेक्शन कॉग्निजेबल नहीं है तो फिर उसकी प्रोसीडिंग जो है वो नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन यानी सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत होनी चाहिए थी, 154 सीआरपीसी के तहत नहीं होनी चाहिए थी। तो कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर डिस्कसिंग all these provisions at length, honorable court came to the conclusion that this is the patent violation, gross violation of the provision of law and the manner procedure which was required to be adopted while conducting the proceeding वो adopt नहीं हुआ तो honorable court ने इस FIR को lodge quash कर दिया। डी फेलोज एक और जजमेंट है वो है 2008 पीसीआर एलजे 1358। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक शख्स पर ये एलिगेशन था एएसआई पर कि उसने सेक्शन 201 के तहत जो एविडेंस है उसको डिसअपीयर किया है, उसको वेस्ट किया है, उसको ज़ाया किया है और उस पर ये एलिगेशन का कि उसने फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की है। दूसरी जो पार्टी उसने एप्लीकेशन दी कि हमारी ये चीज़ें इसने की हैं तो इस पर एफआईआर लॉन्च की जाए, लेकिन एसएचओ साहब ने एफआईआर लॉन्च ना की। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास एप्लीकेशन दी। जब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास एप्लीकेशन दी तो उन्होंने ये फाइंडिंग दी कि चूंकि ये नॉन कॉग्निजेबल है तो मैं एफआईआर लॉन्च करने की डायरेक्शन नहीं दे सकता। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर के पास जब केस गया तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत डिस्कशन सामने आई फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑल द पुलिस ऑफिसर्स एंड एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीसीज। उनने कहा कि ये बात ठीक है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है तो इस पे एफआईआर लॉन्च नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नेग्लिजेंस मौजूद है। अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस इस नतीजे पर पहुंचा है कि नेग्लिजेंस मौजूद है तो फिर उनको एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को ये चाहिए था कि एसएचओ को ये डायरेक्शन देता कि वो अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी प्रोसीड विद करता, यानी उसकी जो रोजनामा वाकयाती के अंदर उसकी रपट दर्ज करता और उसकी एक जो कॉपी है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास भिजवाता और मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस लेते और फिर मजिस्ट्रेट साहब की इजाजत के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर इन्वेस्टिगेशन में आईओ इस नतीजे पर पहुंचता कि वाकई ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट उस शख्स को अरेस्ट किया जाता। तो इस जजमेंट के अंदर ये जो एक कंफ्यूजन है, जब हम परेशान हो जाते हैं कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस साहब ने एक डायरेक्शन पास कर दिया फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर अंडर आर्टिकल 155C, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये कॉग्निजेबल बन गया है। देखिए, मिस इंटरप्रेशन, मिसकंसेप्शन या ह्यूमन एरर किसी भी लेवल पर हो सकती है। हम पर जो बाइंडिंग है वो हाई कोर्ट की जजमेंट्स बाइंडिंग है, फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स बाइंडिंग है और इपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑफ बाइंडिंग है। मैं आपके सामने ये हाई कोर्ट की जजमेंट्स रख रहा हूं, इसके अंदर कैटेगोरिकली ये बात वंस फॉर ऑल सेटल कर दी गई कि 155C जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और इसकी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी होगी, ना कि 154 सीआरपीसी होगी। डी फाइलोज इसी तरह दो और जजमेंट 2011 वाईएलआर और 2010 वाईएलआर पेज 2622, इनके अंदर ही भी सेम पॉइंट जो है वो होल्ड हुआ। तो ये वो एक कंफ्यूजन थी जो प्रिवेल कर रही है प्रैक्टिकली, जिसका सामना करना पड़ता है पुलिस ऑफिसर्स को। हमने ये चाहा कि इसके तहत हम इस कंफ्यूजन को वंस फॉर ऑल जो है वो अले कर दें अनटिल एंड अनलेस के कोई नई इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। उतनी देर तक अभी तक जो सेटल्ड पॉइंट है ये पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रख दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।